मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक बंदा शेर पर सवार था और वो शेर पर बैठकर पहले कहकहा लगाता था और फिर रोना शुरू कर देता था। किसी ने उससे हंसने और फिर रोने की वजह पूछी। वो बोला, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मैं शेर पर बैठा हूं और मैं जहां चाहता हूं ये घोड़े की तरह मुझे वहां ले जाता है, और मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने नीचे भी उतरना है और उसके बाद ये मेरे साथ क्या करेगा मैं ये भी जानता हूं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस वक्त शेर पर बैठे हैं और ये शेर पर बैठकर कहकहे लगा रहे हैं, रो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त ये सोच ही नहीं रहे कि ये अगर कामयाब हो गए तो उसके बाद इनका क्या बनेगा। फर्ज कर लीजिए पीडीएम कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो कयास और जो कंफ्यूजन पैदा होगी उसे कौन संभालेगा। और अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है, ये इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन करा देती है और ये पार्लियामेंट की सारी सीटें हासिल कर लेती है, तो ये फिर अपोजिशन के बगैर सिस्टम कैसे चलाएगी। चुनांचे सवाल ये है, शेर से उतरने यानी कामयाबी के बाद क्या होगा, ये सवाल हमारा आज का इशू होगा। इमरान खान ने आज अपोजिशन से एक अपील भी की। मैं आज सबसे अपील करता हूं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जुलूस से क्या होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, तो ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान खतरे से बचाएं। अपोजिशन ये अपील क्यों नहीं मान लेती, और दूसरी तरफ आज भी दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। ये जो कहते थे दिन रात एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। तो कान खोल के सुन लो, अवाम के चूल्हे पर डाका डालने वाले, अवाम के वोट पर डाका डालने वाले, सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें एनआरओ नहीं देगा। जब हम समझाते थे कि बात कर लो, लोगों को चलने दो, पाकिस्तान को चलने दो, तो ये कहते थे नहीं, हम जेलें भरेंगे। अब चोरों से बात करोगे, हमें तो चोर कहते हो, अब गद्दारों से बात करोगे, अब मोदी के यारों से बात करोगे। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया है। बिलाखिर हालात ऐसे होंगे, 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ होंगी। इस्तीफे देने से इमरान जो है या असम्बली जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो उस एजेंडे के खिलाफ है जो बयानिया नवाज शरीफ का, जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक टिकट में 2 मज़े नहीं ला सकते आप। और पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। हालात चाहे जैसे भी हों, पीडीएम बेनिफिशरी नहीं होगी। यही वो जगह है मीनार पाकिस्तान जहां से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। कल चेयरमैन साहब का डिसीजन हुआ था कि जो इस्तीफों की बाबत डिस्कशन टेलीविज़न पे जो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि आप सीईसी की मीटिंग तक और एफसी की मीटिंग तक आप डिस्कस न करें, टिल सच टाइम आई टेक द पार्टी इनटू पार्लियामेंट। ये नफरत, ये शिद्दत मुल्क को कहां ले जाएगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। शाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और हमारे चौथे मेहमान डीजे भट्ट साहब हैं, लाहौर में इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये बताइएगा ये पुलिस ने फेंटा क्यों लगाया आपको? सर
मेरा भी ये सवाल आप ही से है कि ये पुलिस ने मुझे फेंटा क्यों लगाया, मुझे बताया जाए कि आखिर क्यों मेरे साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती हुई है। मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि क्या था, जुर्म क्या था आपका? सर मैं अपने ऑफिस में सोया हुआ हूं और पुलिस अचानक से रेड करती है मेरे ऊपर, और पुलिस मुझे वहां से जानवरों से भी बुरे तरीके से मुझे घसीटती भी लेके जाती है। मेरे हाथ पे ये देखें ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी जोन सी है वो जख्मी, घसीटते हुए इन्होंने मुझे डाले में डाला। और उससे पहले अनफॉर्चुनेटली मुझे, क्योंकि थोड़ा सा तजर्बा हो गया हुआ है कि ये लोग किस तरह से कार्रवाई करते हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तमाम टीवी चैनल्स का, उसके अंदर मैंने वीडियो का बटन ऑन कर दिया और उनसे मैं वो जो पूरे चैनल्स पे इस वक्त जो वीडियोस चली कल तक, जो इन लोगों ने मेरे साथ जो बात कर रहे थे, मैंने कहा कि यार आप लोग मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे कह रहे हो कि थाने चलो, थाने चलो। किस लिए थाने? साहब ने बुलाया, सचो ने बुलाया, चल भाई थाने। अच्छा, वैसे जो एफआईआर हुई ना आपके खिलाफ बट साहब, उसमें यह था कि आपने म्यूजिक बहुत लाउड लगाया हुआ था, फिर आपके पास असलहा भी निकल आया, तो आपको इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाने की क्या जरूरत थी? सर सुबह 11 बजे बैंक स्क्वायर मार्केट मॉल्टन जहां से मुझे उठाया गया, एफआईआर अगर आपने पूरी पढ़ी है, पूरा मतन अगर आप पढ़ लें, तो जिस तरह जज ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जमानत फौरन दे दी कि वो ऑफेंस या जो भी उन्होंने मेरे ऊपर वो लगाई थी उनका कोई सर पैर नहीं था, तो सर ये चीज़ तो आप भी सर सामने पढ़ रहे हैं। और मुझे भी यकीन करें, जब कल मुझे उठाया गया और आज जब 12 बजे तकरीबन या 1 बजे जब मैं अदालत में पेश हुआ, तब एफआईआर जब पढ़ी, तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ये जो इन्होंने जुर्म लगाए हैं। और जब मैं वहां से निकलकर दाता साहब हाजिर अच्छा, हुए, वैसे ये फरमाइए, आपने वाकई पीडीएम को आपने साउंड सिस्टम दिया था वैसे, या कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका? पीडीएम का मुझे नहीं समझ आई सर, क्या ताल्लुक पीडीएम का इस चीज से। मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि पीडीएम की वजह से तुम पे ये किया, ये मुझे आप भी बता रहे हो, वल्लाह मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा। वैसे साउंड सिस्टम दिया आपने उनको? सर मैं सारी साउंड पार्टियों सिस्टम के लिए आपने काम उनको करता दिया रहा हूं या दे हमेशा। रहे हैं आप उनको? नहीं सर, 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से अगर बात करें तो मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी ने कोई राब्ता मुझसे नहीं किया कि हमें ये स्पीकर दे दो या हमें ये चीज दे दो। तो फिर फेंटा क्यों लग गया सर आपको फिर बट साहब? सर फेंटा नहीं लगना था, फेंटे के साथ साथ इन्होंने मुझे किडनैप करना था, 13 दिसंबर तक मुझे इन्होंने गायब रखना था। वो मेरा अल्लाह की तरफ से वीडियो क्लिप और लोकेशन, जिसमें मैं कह रहा हूं मुझे मॉल्टन थाने वाले मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, और वो वीडियो पहले नशर हुआ उनके थाने। साथ ही जी जी, ये भट्टी साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप सर? बट साहब बड़ा अफसोस हुआ, और लेकिन आप खुश नसीब उन खुश नसीबों में से हैं कि जिनको पुराने पाकिस्तान में भी फेंटी लगी और नए पाकिस्तान में भी फेंटी लगी। आप नए पाकिस्तान के तानसेन थे, आपकी वजह से इमरान खान साहब के जलसे और जलूसों की शान बढ़ती थी। तो एक तो सवाल ये है कि कैसा लग रहा है वो सोहेल वड़ैच साहब वाला सवाल कि पुराने पाकिस्तान में भी फेंटी, नए पाकिस्तान में भी फेंटी। दूसरा सवाल ये, लेकिन इनके साथ ज्यादती हुई, नहीं, दोनों साइड पहले भी और इस बार। और दूसरी बात ये कि पुराने पाकिस्तान में ज्यादा मारा या बदतमीजी की, कि नए पाकिस्तान में ज्यादा बदतमीजी हुई या ज्यादा मारा? बड़ी साहब, जुल्म ज्यादती पहले भी बर्दाश्त की, अल्लाह पाक पे छोड़ा। अल्लाह पाक ने पूरा 1 साल सर वो पर्चा एम्पलीफायर एक्ट भुगतता रहा, और फिर आखिरकार पुलिस से वो मुकदमा मैं जीत कर उसके आज 2020 आया, पहले से ज्यादा मार पड़ी, ऐसी गाली मुझे बख्शी सर इन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आती ये पुलिस वाले क्या इंसान नहीं है सर? इनकी माए बहनें नहीं है सर? सर मुझे वहां पर वो सारे जमा थे, वो कितने भरा हुआ है, कौन कौन है कार च? मैं कहा सर 2 भाई थे, एक भाई 2010 में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो भैना क्यों नहीं आई? मैं कहा सर 3 बहनें, की ना आई? मैं कहा सर माजरत के साथ मैं अपनी बहनों के नाम तो नहीं सर ले रहा, 10 सानू। मैं कहा सर आप कानून हैं, आप इदारे हैं, आप नादरा में से मेरी डिटेल निकलवा लें सर, उसमें आपको सर सारी चीजें पता चल जाएंगी सर, तो प्लीज मेरे साथ इस तरह ना कीजिए।
सर वही पुलिस ऑफिसर वहां पर भी थे। मैंने उनसे कहा था जब पैगाम आया हो या बुजदार साहब ने कोई इज़हार ताज़ियत किया हो या कोई ताज़ियत तो नहीं होना था ना, माजरत की हो या कुछ भी बाकी किसी जो सारे आपके तरीके इंसाफ के उस वक्त जब आपके साथ धरने में मौजूद होते थे, ठीक हो गया। मैंने एक तस्वीर जवाब दीजिए, मैंने एक तस्वीर भी देखी है, इमरान खान साहब की कुर्सी पे एक तरफ इमरान खान साहब ने हीरो डिक्लेयर किया था, मुझे याद है आज भी। जी भट्ट साहब बताइएगा, फिर मैंने सर अभी तक जो छोटी टीम्स हैं, छोटी टीम से मुराद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो सारे कारकुन जो 13 साल से 15 साल से हैं, सबके अब मुझे मैसेजेस मसूल अभी होने शुरू हुए हैं विद इन 30 मिनट कि भट्ट साहब बहुत ज्यादती हुई आपके साथ। मुझे रहीम यार खान से एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ताज़ियत की है। नवाल भट्ट साहब हैं, उनकी तरफ से अभी ये 2-3, लेकिन वो जूनियर लेवल पे मतलब टीम है, ये वो ISF के वो जवान। आपसे आखिरी सवाल है, आप ये फरमाइएगा कि आपका कोई मुतालबा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अब आपके लिए? सर आपके टीवी चैनल से मेरा एक मुतालबा है सर, हम मजदूर लोग हैं सर, हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सर जाते हैं, हम वहां पर नारा बुलंद करने या कोई स्पीच करने नहीं जाते सर। एम्पलीफायर एक्ट नाफिज किया गया, उसके अंदर जो कानून है कि सजा जो है वो सजा सर जो काम करवा रहा है उसको मिलनी चाहिए, जो स्पीकर लगाता है गरीब आदमी उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। सर कल शुजाबाद में SHO ने हमारी एसोसिएशन के 17 लोगों को बुलाया, स्पीकर वालों को, और दरवाजा बंद करके कहता मैंने FIR काटनी। 5 बंदों पे सर FIR काटी है उस बंदे ने कोरोना SOPs के खिलाफ। ठीक, मुल्तान से मैं वैसे आपसे इत्तफाक करता हूं कि अगर गिरफ्तार करना है तो लीडरों को गिरफ्तार करें, गरीब आदमी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? मसा ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि PDM के किसी रहनुमा को हाथ नहीं लगाया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जलसे में जाने वालों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो पहुंच जाएगा उसके खिलाफ केस हो जाएगा। और ये लोग जो कुर्सियां फराहम कर रहे हैं या उसके बाद साउंड सिस्टम दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ पर्चे होंगे। तो ये ज्यादती नहीं, आपका क्या ख्याल है वैसे? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए जो अभी भट्ट साहब बता रहे थे, ये माइंडसेट है, ये इनके साथ आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे आप सिर्फ ये कहते हैं कि ये जलसा नहीं होने देना। बाकी पुलिस जो है वो पुरानी फाइलें निकालती है, पुराने केसेस निकालती है। हो सकता है कि ये कोई और भट्ट साहब को समझे हों, इनको जाके उठा लिया। ये टिपिकल माइंडसेट है। ये जो जिस तरीके से इनके साथ ज्यादती हुई है, अब देखना यह है कि इमरान खान चूंकि इमरान खान से आप नासिर दुर्रानी की तारीफ सुन लें और उसके बाद नासिर दुर्रानी के साथ क्या हुआ, इसी तरह डीजे भट्ट तो बेचारा बहुत छोटा सा अपना काम करता है, उसके साथ जो कुछ हुआ ये सिर्फ हैरेसमेंट है। यानी ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जितने डेकोरेशन वाले होंगे, जितने साउंड सिस्टम वाले होंगे, जितने और दूसरे इस तरह की जो उनको फैसिलिटेट करने वाले होंगे, वो देखिए सर, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, जो साउंड सिस्टम दे रहे हैं उनके ऊपर हो रहे हैं, जो कुर्सियां फराहम कर रहे हैं उनके ऊपर हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट देंगे जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो ट्रांसपोर्ट कहीं फराहम ना कर दें, उनके खिलाफ भी हो रहे हैं। तो चौधरी साहब फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि जलसे की इजाजत हम नहीं देंगे, जलसा करना चाहे तो कर लें? तो आप जलसा ना करने के वो सारे इकदाम कर रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं कर रहे कि आपने परमिशन नहीं दी, आप यही कोशिश कर रहे हैं। आप साथ नहीं हैं, मुशर्रफ ज़ैदी साहब को शामिल करने दें, मैं साथ ही रहेगा। मुशर्रफ ज़ैदी साहब ये देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये समझिए गवर्नमेंट के कोरोना के SOPs को फॉलो नहीं कर रही अपोजिशन, तो मेरा ख्याल लीडर्स को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे पंजाब ने 370 लीडरों की लिस्ट बना ली एक, और अगर ये समझते हैं कि जलसा गैर कानूनी है तो रोकें उसको। लेकिन ये गरीब आदमी को, कुर्सियों वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, ये डीजे भट्ट जैसे लोगों को फेंटा लगाने की या इनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? देखिए चौधरी साहब, बुनियादी बात तो ये है कि अगर रियासत का मकसद जो है वो अशराफिया की सहूलतकारी और जो बदमाशी का काम है वो उनसे करवाया जाए, और जो भी अशराफिया की ज़रूरियात और ज़रूरियात से बहुत बढ़ के ख्वाहिशात जो हैं उनको सर्विस किया जाए, तो फिर तो रियासत वही काम कर रही है जो इस रियासत का मकसद है। मैं समझता हूँ रियासत का मकसद तो लोगों की सेवा है, लोगों का दिफा है, उनकी हिफाजत है, और ये काम सिर्फ जो हमारे फ़ौजी हैं उनका नहीं है, हमारे जजों का, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स का, हमारे पुलिस वालों का,
99% اس میں جو لوگ ہیں اس ریاستی ڈھانچے میں وہ اچھی نیت سے جو ہے جوائن کرتے ہیں سول سروس اور لیکن آپ نے پرائم منسٹر کا وہ آپ نے انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ساؤنڈ سسٹم دے گا, جو کرسیاں دے گا, ان کے خلاف پرچے کٹائیں گے. تو اب گورنمنٹ جب یہ کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر جب کہہ رہے ہیں, تو ظاہر نیچے پولیس والوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ڈی جے بٹ صاحب کی گرفتاری کا وقت ہو گیا, انہوں نے گرفتار کر لیا. بس تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ کم از کم اگر یہ والا پرائم منسٹر جس نے 22 سال تبدیلی کا نعرہ لگایا اور پھر اس طرح کے کام جو ہے جن کا تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیا, تو سوال ظاہری بات ہے وزیر اعظم سے یہ بنتا ہے کہ آپ کا اصل ایجنڈا کیا ہے, آپ کیوں آئے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے کمپرومائزز کیے تاکہ آپ, لیکن یہ بھی طے نہیں ہوا کہ پولیس نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیا یا چیف منسٹر کے کہنے پہ کیا. پولیس خود مختار ہے, وہ کسی وقت کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے. انہوں نے سمجھا ہوگا کہ گورنمنٹ کا یہ پالیسی ہے اور اس کے مطابق اب جتنے ساؤنڈ سسٹم والے سب کو گرفتار نہیں. اتنا معصوم تو نہیں ہمیں بننا چاہیے چوہدری صاحب, اور آپ کو تو بالکل نہیں بننا چاہیے. ہم سب کو پتہ ہے کہ لاہور کے جو پولیس جو سب سے اہم عہدیدار ہیں پولیس والے, ان کو وہاں پہ کیوں اور کس طرح لگایا گیا. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اس نوعیت کے چیف منسٹر کو وہاں پہ کیوں اور کیسے لگایا گیا. تو میں لیکن مجھے آنیسٹلی اگر میں آپ سے دل کی بات کروں تو میرا اس موضوع پہ بات کرنے کا کیونکہ اس موضوع میں جیسے بٹ صاحب نے خود فرمایا یہی ان کے ساتھ پچھلی حکومت میں ہوا تھا. اب تھوڑے زیادہ ٹھڈے اور تھوڑی زیادہ گالیاں پڑ گئیں کیونکہ شاید پولیس افسران زیادہ دکھانا چاہ رہے ہیں, زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ پروموشن ہو جائے یا ان کو پسند کیا جائے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ پولیس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ساؤنڈ سسٹم کا کاروبار بند کر رہے ہیں. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ڈی جے بٹ جو ہے وہ ان کا بزنس پلتا پھولتا رہے. جتنی ہو رہی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے ملک میں جو ہے مظاہرے ہوں تاکہ ان کا بزنس جو ہے وہ پلے بڑھے, اور تاکہ اس اشرافیہ کو سمجھ آئے کہ چاہے وہ خادم حسین رضوی کے جو ہے فوتگی پہ جو تقریباً 20 لاکھ لوگ آئے, یا جو پی ڈی ایم کی ریلیوں پہ آ رہے ہیں, یا جو پی ٹی ایم کے اس پہ آتے ہیں, یا کسی بھی ایسی جماعت کے ریلی پہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہا. اب اگر عمران خان اس کو اپنے خلاف گالی سمجھتے ہیں تو وہ عمران خان کا مسئلہ ہے, لیکن یہ ایکچولی عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان اور پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اور ہمیں ایک سنجیدہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کو جو نالاں ہیں, ناراض ہیں, جو فرسٹریٹڈ ہیں, جن میں غصہ ہے, ان کو کس طرح اس غصے کو جواب دینا ہے. لیکن ڈی جے بٹ کو جیل میں ڈالنے سے, ٹھڈے مارنے سے, گالیاں دینے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. لیکن جو میں ایکچولی بات کرنا چاہتا تھا میں آؤں گا, میں بھٹی صاحب کو شامل کروں. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ہم نا اصل ایشو کی طرف آتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یہ استعفے دیں گے تو یہ ضمنی الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے, تو ضمنی الیکشن ہو گئے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں ساری صوبائی اسمبلیوں میں صرف گورنمنٹ کے لوگ ہی ہوں گے, اپوزیشن نہیں ہوگی. تو اپوزیشن کے بغیر یہ ڈیموکریسی کیسے چلے گی. اور دوسرا اگر فرض کر لیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ملک کو کون گورن کرے گا, ملک کو کون چلائے گا. تو یہ تو ایک بڑا قیاس نہیں ہوگا دونوں صورتوں میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 126 دن دھرنے دینے والے اور سڑکوں پر سال بھر سڑکوں پہ رہنے والے, لاک ڈاؤن کرنے والے, سول نافرمانی کرنے والے, اور ایز اے بحیثیت وزیر اعلیٰ پرویز خٹک جلوس لانے والے, اور پورا ایک ڈی چوک پہ ایک مجمع سجانے والے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور تحریک انصاف کو, اپنے ڈی جے بٹ کو جو مارا پیٹا, اس کو اگر پروٹیکٹ اور خدا کے لیے کم از کم بندہ اتنا ہی کر لیتا ہے کہ یار اس کو بلا کے سمجھا دو کہ آپ نے ان کو نہیں ساؤنڈ سسٹم دینا. اور کیونکہ کیوں نہ دے, یہ سیپریٹ ایشو ہے. اگر فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو سمجھا دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی عجیب و غریب حکومت ہے, اتنی کمزور ہے, اتنی, اس کو تو ستو پی کے سو جانا چاہیے. پکڑے نا مولانا صاحب کو. میں نے تو کہا ہے کہ جو کرونا کی سیکنڈ لہر میں جو جلسے کرتے ہیں وہ حکومت کے ہوں, جو مجرم ہیں ان کو پکڑیں, طاقت کے ساتھ ڈنڈے ماریں, اندر ڈالیں, ان کو پتہ لگ جائے گا. یہ کیسے ہے, کہ یہ کس لیے؟ ایک طرف آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ مہم چلی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ ڈی جے بٹ تک ان کی پہنچ ہے, اس سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں. ہم نے اجازت, وزیر اعظم صاحب سے ہم ملے پرسوں, یہ کہتے ہیں ہم نے اجازت نہیں دی مگر روکیں گے بھی نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی, مجھے تھپڑ مت مار, آپ نے تھپڑ رکھ کے مار دیا, روکنا نہیں ہے دوسرا مار لے. یعنی یہ کیسی بات ہے, یہ کیسے لوگ ہیں,
अजीबो गरीब बे मंतके से बे असूले से लोग हैं। सर ये इब्के मार वाले लोग थे। अच्छा हाँ इब्के मारे मुझे ब्रेक लेना, नहीं ब्रेक अच्छा आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मुझे नहीं ब्रेक नहीं एक ब्रेक एक और दूसरी बात ये है दूसरी बात ये कि जो आपने कहा है ना कि डेमोक्रेसी, खुदा के लिए इसको बदनाम ना करें, कहाँ है इस मुल्क में जमहूरियत? ये इमरान खान साहब और उसकी पूरी पार्टी जमहूरियत आज भी नहीं है। ओके नहीं किधर कोई इनकी पार्टियों में जमहूरियत जंग चल रही है इनकी पार्टियों में जमहूरियत का जीम नहीं है, तो ये आप कहते हैं जमहूरियत। और आखिरी बात कि अगर ये सारे इस्तीफे दे दें, इमरान खान साहब भी इस्तीफे दे दें, मुल्क बेहतर चल जाएगा। ये जो क्यास पहले नहीं है, ये क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में 2.5 सालों से, इन्होंने क्या तीर मार लिए कि अब्बा के मारने, इब के मार, जाए रिजाइन करे, घर बैठे बोनस तनख्वाहों से। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेने दे। मैं उसके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि दोनों में से कोई भी कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मतलब साहब सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से बड़ी मजबूत और स्ट्रांग किस्म की पोजीशन है। अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर है वो भी पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है और ना हट सकती है, क्योंकि हटेगी तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने भी जो पोजीशन ले ली है वो भी ज़ाहिर है इससे पीछे हटने के लिए इनके लिए भी बड़ा खतरा होगा। जब ये भी हटेंगे तो इनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अब ज़ाहिर है किसी एक ने हारना है, तो अगर कोई एक हार जाता है या एक जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए चौधरी साहब, सीधी सी बात है, आपको पता है कि बैरून मुल्क क्या बात की जाती है? मुशर्रफ, आप खुद दौरे करते रहते हैं, मुशर्रफ जैदी साहब करते रहते हैं, भट्टी साहब करते रहते हैं, आपको पता है कि आपके पड़ोसी मुल्क में क्या बात करते हैं वो, कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए। आप अमेरिका चले जाएं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनकी अब दुनिया भर में एक इत्तेफाक राय है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के मामलात पर किसी से बात करनी है तो वो पिंडी है। लिहाजा पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं ये उनके लिए सवाल या निशान है कि उनको दुनिया में किसी की भी हुकूमत आ जाए, ये पीडीएम कामयाब हो जाए या पीटीआई कामयाब हो जाए, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में डिसीजंस कहाँ होते हैं, पॉलिसी कौन बनाता है, किससे बात की जाती है। आप देख लें, आप उठा के देख लें, आप 2.5 साल उठा के देख लें, इससे पहले के हुकूमतें उठाकर देख लें आप। मेरा ख्याल है ये इस तहरीक के नतीजे में कोई कामयाब नहीं होगा, डेमोक्रेसी लूज करेगी। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि इसको डेमोक्रेसी ना कहें आप, डेमोक्रेसी से किसी और सिस्टम का नाम दे दें, लेकिन इसी प्रोसेस से तो इमरान खान आए हैं, जो नए वोट लेकर आए, जो नए खानदान लेकर, अब ये भी नाकाम अगर होते हैं तो आप किसी और तरफ देखेंगे। कोई ये जवाब नहीं देता कि डेमोक्रेसी फेल होगी तो कौन सा सिस्टम आएगा, कि अगर डेमोक्रेसी फेल होती है तो हमारे कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई इस्तीफे दे देगी, क्योंकि वैसे तो उनकी क़यादत यही कह रही है कि हम इस्तीफे देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ताखीर से देना चाहते हैं कि ताकि सिंध की गवर्नमेंट उनके हाथ से ना निकले, या कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकल आए कि इस्तीफे हो भी जाएं और सिंध की गवर्नमेंट भी उनके हाथ में रहे। नहीं चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहती है। सिंध गवर्नमेंट से रिजाइन करना, सिंध असेंबली डिसॉल्व करना पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि इंटीरियर सिंध में उनके लिए चैलेंज नहीं है। जो प्रॉब्लम उनको सिंध में थोड़ी सी लाहक है वो ये कि अगर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी रिजाइन करती है तो सिंध में कम से कम असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि और इस तरह वो कोई दूसरा गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो वहां जो इंटरम सेटअप आएगा वो फिर पीपल्स पार्टी को उससे थोड़ा सा खौफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं रिजाइन करना चाहेगी। और अब तो काफी स्ट्रांग लॉजिक आ रही है कि रेजिग्नेशन से कोई सेनेट के इलेक्शन रुकेंगे नहीं। तो या तो आप उस स्टेज पर होते हैं कि आपको एतजाज एहसन साहब की तरफ से आ रही है, बाकी नहीं आ रही। बाकी जो रजा रुबानी साहब जो है उनका व्यू मुख्तलिफ है, नईर बुखारी साहब जो है उनका व्यू मुख्तलिफ है, वो अंदर जो पार्टी के जो पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब का व्यू मुख्तलिफ है। सिर्फ एतजाज एहसन साहब की तरफ से एक नुक्ता आया और वो भी आप दोबारा नहीं बोलेंगे टेलीविजन पे। चौधरी साहब, मसला ये कि पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी के दीगर लोग बात कर रहे हैं वो इस चीज को सामने रखते हैं कि एक पॉलिटिकल क्योस होगा। जाहिर है 300-400 अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटें उठा के देखें तो 300-400 नशिस्तों पे बाय इलेक्शन नहीं हुआ करते, और फिर एक पॉलिटिकल क्योस होगा। और अगर हो भी जाए, फर्ज करें हो भी जाए,
تو پھر اس کی مورل ویلیو کیا ہوگی اس پارلیمنٹ کی کہ جس پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ تو ایک عجیب سا کیا سوچے کہ یہی ہوگا پھر ایم کے ایم کو آپ گورنمنٹ سے نکال کے ان کو کہیں گے کہ آپ اپوزیشن بن جائیں؟ نہیں بالکل یہی صورتحال ہوگی. اور یہ میرا خیال ہے عمران خان ایک بیان تو دے رہے ہیں, ان کی پارٹی ایک بیان تو دے رہی ہے, لیکن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ اگر 300-400 لوگوں کے ریزگنیشنز آتے ہیں تو پھر ایک پولیٹیکل کیوس ہوگا. لیکن وہ یہ اس وقت تک ریزائن نہیں کریں گے, کم سے کم پیپلز پارٹی کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں, جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو کہ اس کے ریزگنیشن کے نتیجے میں گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی. اگر گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہوتی تو کبھی بھی ریزائن نہیں کریں گے. بھٹی صاحب بالکل صحیح. بھٹی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ واقعی ضمنی الیکشن جو ہے ممکن ہے گورنمنٹ کے لیے؟ اچھا, آپ نے ایک فکرہ بڑا خوبصورت کہا, حالانکہ آپ پڑھے لکھے آدمی, شاید آپ نے اوپر سے کہا ہو کہ اگر وہ پیچھے ہٹے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, اور اگر یہ حکومت ہوئی تو ان کی کریڈیبلٹی. بھائی نون لیگ, مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کو کب ان کی سیاست ختم ہوئی ہے؟ 6 مرتبہ نواز شریف صاحب نے ڈیل فرمائی ہے, ڈیل ملی ہے, کیا سیاست ختم ہو گئی؟ وہ 10 سال سعودی عرب اس بار بھی ڈیل مل جائے گی. ہاں مل جائے گی, کوئی حرج نہیں. عمران خان دے دیں گے. نہیں بھائی, کوئی کہیں سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی پتلا رولے یہ ہے کہ کوئی چور دروازہ نہیں کھل رہا, پتلی گلی نہیں ہو رہی, کوئی پکڑا نہیں جا رہا, مال نہیں بچ رہا, آل نہیں بچ رہی, کھال نہیں بچ رہی, کیسز ہوئی جا رہے, اشتہاری ہو جائیں گے, جدادیں کرکی ہو رہی ہیں, اور کوئی میری جمہوریت کے لیے یا میرے لیے یا میرے حقوق کے لیے نکلیں. اور دوسری بات, اس ملک میں کریڈیبلٹی کا کس کو پرابلم ہے؟ یہ جو کر چکے ہیں کارنامے سر انجام دے چکے ہیں, یہ چھابڑیاں ہیں, ریڑیاں ہیں, موقع شناس ہیں, موقع پرست ہیں, اور یہ ادھر کمزور یادداشتیں اس قوم کی اور مضبوط میدے, لکڑ ہضم پتھر ہضم. آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی, سیاست, اور یہ بڑے نیلسن منڈیلے ایک رکے پڑے ہیں ایک جگہ پہ کہ میں نے وہ بیان, یہ تو ہر 10 قدم کے بعد دونوں سائیڈ سے ایک ہر 10 پوزیشن ہے. اور چھوڑیں جاوید چوہدری صاحب, کن سخت پوزیشنوں کی پوزیشن وہ لیتے ہیں بڑے لوگ, پیچھے ہٹ جائے گی. چھوڑیں حضور, اور عمران خان صاحب بھی پیچھے, حضور چھوڑیں, کمال کرتے ہیں. یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے بھانڈے ہیں, موقع شناس ہیں, جھوٹے ہیں, دغا باز ہیں. انہوں نے قدم قدم پہ چیٹنگ کی ہے, قدم قدم پہ رولا ہے. 10 والیم 25 والیم فلودے والا, پنامے اقامے جعلی, ہاں لٹے. وہ سپریم کورٹ عقل مند تھی, انہوں نے کہا اپنے عوام, پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بیوقوف بنایا, جنوں پریوں کی کہانیاں سنائی. دوسری طرف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکلا کیا سر؟ نہیں کہ نکل جائے, یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. دیکھیں نا, گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ نکال ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب 126 دن کے بعد نکل گئے نا. طاہر القادری صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ نکل گئے نا. ماڈل ٹاؤن کے ان قتلوں کو کوئی ملا ہے صاحب؟ وہ جو میرے جیسے جو بہنیں مائیں اور سارے مرے ہیں, کوئی ملا ہے؟ سائی وال کو ملا ہے؟ یہ بھی نکل جائیں گے. حسن یہ جو اچھا, یہ ایک فگر ہے 22 کروڑ 24 کروڑ, یہ ایک فگر, ایک نمبر ہے تقریروں کے لیے, بھاشنوں کے لیے. 4 بندے ہیں ہاؤس آف شریف میں, 4 بندے ہیں زرداری صاحب کی طرف, 4 بندے عمران خان صاحب کی طرف, باقی سارا فگر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی, سیاست, جیسے ہم پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس قوم میں کھاتا ہے تو لگاتا ہے, میرے اساس سے ذرائع آمدن سے تمہیں کیا ریڑیاں, چابڑیاں, نوٹنکیاں, اور آپ اس پہ لگنے. ظاہر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو پوزیشن ہے اس میں سے کسی ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ظاہر ہے اس قسم کی سچویشن زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی, تو کس کو ہٹنا چاہیے؟ ویسے تو پرائم منسٹر صاحب نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پی ٹی ایم کی طرف سے اب آ رہا ہے کہ وہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں, تو ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہٹے گا کون پیچھے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جس طرح پہلے بھی ہر دفعہ جب اس طرح کا مرحلہ آیا ہے تو جو سیاسی نظام سے جن لوگوں کو باہر ہونا چاہیے ان لوگوں کو اس میں داخل ہو کے جو ہے چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. وہ سنبھالتے یا تو طاقت کا نشہ یا اور جو بھی مطلب نیت خراب ہو جاتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, اور چیزیں جو ہے وہ مختلف سمت میں چل پڑتی ہیں. لیکن جہاں تک بھٹی صاحب سے ہمیشہ جو ہے تھوڑی بہت ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, مظہر عباس صاحب کی بات کو جو ہے میں تھوڑا سا دہرانا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے. دیکھیے, آپ جتنا بھی سیاستدانوں کو اور سیاست کو گھسیٹیں اور اس کا آپ جو ہے ریکارڈ لگائیں اور جو ہے جتنا بھی آپ ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائیں, الٹیمیٹلی آپ نے 3 دفعہ جو اس ملک کا ایک جمہوری ڈی این اے ہے اس کو ملیمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 1958 میں کیا,
1977 में किया, 1999 में किया। मजे की बात क्या है, अल्टीमेटली जिस पार्टी को आपने निकाला उसको वापस लाना पड़ा। नहीं, सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, और यहीं पे मैं ये बड़ा वाजे मैं करना चाहता हूं कि इशू सिर्फ पार्टियों का नहीं है, ना शख्सियात का है। माना कि ये पार्टियां बहुत कमजोर हैं और ये मुकम्मल तौर पे फैमिली और इंडिविजुअल बेस्ड हैं, इस बात को जरा हट के वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जो बार बार बावजूद इसके कि ताकत की जोर पे इन उसूलों को मलियामेट किया जाता है, वापस से हमेशा वही उसूल आते हैं। वो क्या है? एक, पार्लिमानी जमहूरियत, ठीक, दो वफाकी निजाम, बिल्कुल सही, और 3 कि पाकिस्तान में रहने के और जीने के और साथ रहें साथ मरें सारे मजहब, सारे फ़िक़े, सारी अक़लियतें, सारी लिसानी ग्रुप, सारी एथनिसिटीज, हम सब एक हैं। इक्वालिटी, प्लूरलिज्म, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बार बार ये वापस आते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो जिद पकड़ी हुई है, और आप देखें जो इमरान खान को ज्यादा पसंद करेगा वो ज्यादा तनकीद जो है वो पीडीएम के लीडरों पे करेगा, जो पीडीएम के लीडरों को फॉलो करते हैं वो ज्यादा तनकीद इमरान खान पे करेंगे। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह आपने कहा, अभी ये स्टेलमेट है। अगर ये बड़ों की तरह जिम्मेदाराना जो है अमल दिखा के एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे तो बाहर से लोग आएंगे। बाहर से कौन आ सकता है? फौज आ सकती है। वैसे इखलाकी तौर पे किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठे? सबसे पहले जाहिर सा एक फरीक बैठेगा, दूसरा बैठेगा। 100% इखलाकी जो जिम्मेदारी है वो उस पर है जो इस वक्त कुर्सी में बैठा है, जो बड़ा है, सबसे बड़ा इस मुल्क का, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, वजीर आजम नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। ये एक वैसे तो एक सिंबॉलिक जो है पोजीशन है, लेकिन मैं समझता हूं एक ये कि उनमें इतनी जिम्मेदारी है, और दूसरे ये कि उनकी इतनी इज्जत की जाती है पीएमएल नून में, पीपीपी में, दीगर और इदारों में और जमातों में, कि वो शायद चीजों को थोड़ा संभाल सकें। वजीर आजम में ये सलाहियत बिल्कुल नहीं है कि वो जो है म्याना रवि नहीं, वो और एक तरफ की तो तरफ जाए। नेशनल डायलॉग की दावत करते देते हैं, साथ ये कहते हैं एनआरओ नहीं देगा। भाई एनआरओ ना दे किसी को, नहीं एनआरओ की बात क्या है? नेशनल डायलॉग कर दें कवानीन, और उसमें गवर्नमेंट का अगर शख्स को करप्शन करता है पकड़ लें उसको। नहीं देखें, नहीं अपोजिशन का करता है पकड़ लें, ब्यूरोक्रेसी करती है पकड़ लें। वजीर आजम किसी तरह से मॉरल ग्राउंड नहीं रखते कि वो किसी को दावत दें नेशनल डायलॉग की, जब उनके हर बयान में और हर जुमले में जहर भरा हुआ होता है। देखिए, जहर से हम एक दूसरे को हम नफरतें तो कर सकते हैं और अपना वोट पक्का कर सकते हैं, शायद व्यूअर्स भी एंजॉय करें। मैं चढ़ जाऊं भट्टी साहब पे कि ये जमहूरियत के खिलाफ हैं, ये जो है जितने भी जमहूरी नैरेटिव्स हैं उनके बिल्कुल उलट बोलते हैं, लोगों को उकसाते हैं। इससे क्या होगा? ये मेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि मैं लिफाफा हूं, मैं जो है ये जमहूरियत दोगली जमहूरियत है, ये किस तरह की जमहूरियत में एक दूसरे पे हम चढ़ते रहें। और ये बाय द वे ये होता है, टीवी पे होता है। इससे क्या एक्चुअल फायदा होता है? क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं? 22 करोड़ 24 करोड़ जितने भी लोग हैं, क्या कोई एक मुझे इस वक्त बता दें इस वक्त इस मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनमें आज ये एक्सपोजर हुआ, जिसकी मैं शुरू से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं और व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। EU डिसइंफो कैंपेन जो है उसने एक्सपोज किया पिछले 15 साल से धड़ाधड़ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज हम क्या बात कर रहे हैं? डीजे बट को निकाल के घसीटा क्यों? ये किस तरह का मुल्क है? ये कि जब आप एक छोटे से इशू को क्रिएट करेंगे तो उससे यही प्रॉब्लम होगा। ना गवर्नमेंट पकड़ती उस गरीब आदमी को, ना उसकी खबरें चलती। जब आप खुद एक पॉइंट पैदा करेंगे, जब आप अपनी डस्टबिन खोल देंगे, तो फिर जाहिर है जो ओरिजिन असल इश्यूज हैं वो पीछे चले जाएंगे। और फिर आप बताइए, फिर फौज कहां जाए? आप बताइए। मैं कैसे? मतलब फौज कहती है पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, हम चाहते हैं नवाज शरीफ भी इस पे बात करे, इमरान खान भी करे, आप सब जिम्मेदार हैं, हम सब बैठ के बात करें। इमरान खान कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, वो दूसरे कहते हैं हम आपकी दावत पे आएंगे। देखिए, इससे इस पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा दोनों को, फिर ही जाके मामला ठीक हो सकेंगे। मगर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपके पास एक सवाल है, ब्रेक लेनी है मैंने, कि ये 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा है, आप इसे कहां देखते हैं? कहीं ये फ्लैश पॉइंट तो नहीं बन जाएगा पॉलिटिक्स में? एक छोटी सी ब्रेक को ब्रेक मारा दो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बस ये फरमाइएगा सर, ये फ्लैश पॉइंट तो नहीं बन जाएगा कहीं 13 दिसंबर का जलसा? देखिए, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होगी, लेकिन उससे अहम सवाल अभी आपने किया कि कौन इनिशिएटिव ले। देखिए, इमरान खान मुल्क के वजीर आजम हैं। इमरान खान कहते हैं वो डायलॉग के लिए तैयार हैं। डायलॉग में ये नहीं होता कि आप अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं। डायलॉग में ये होता है कि आप अपने खिलाफ भी कोई बात होती है तो उसको भी सुनना चाहते हैं। देखिए, चेयरमैन जावेद चौधरी साहब, क्योंकि आपके प्रोग्राम में बैठ के ये बात हो रही है,
مجھے بتائیں کہ آج تک آپ نے جو چیئرمین نیب سے سوال کیا تھا، سوالات کیے تھے، انٹرویو کیا تھا، کیا میں اس کو وہ NRO نہیں سمجھوں کہ اس ملک کے چیئرمین نیب کو ان کی ویڈیو لیک ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کچھ نہیں پتا چلا؟ آپ کا انٹرویو ہوا، اس کا انہوں نے کلیریفیکیشن دی، آپ اپنی سٹوری پہ آج تک اسٹینڈ کرتے ہیں؟ چار کلیریفیکیشن جی مجھے بتائیں نا کہ اس پہ کوئی انکوائری ہوئی؟ یعنی جب چیئرمین نیب ہی جو ہے انڈر کوسچن آ جائے، ان کو تو مورلی ریزائن کر دینا چاہیے تھا جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سیٹ چھوڑ دے کو تھے. عمران خان کا بہت اسٹرانگ کیس ہے. اگر عمران خان احتساب پر بات کریں تو یہ ان کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے کہ ان میں سے کیا میں کوئی بھی مقدمہ ختم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے وہ مقدمہ ختم. عمران خان کا اسٹرانگ کیس ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مقدمہ انہوں نے بنایا ہے، نہیں بنایا. تو پھر یہ ریٹورک صحیح بات. پرائم منسٹر کو NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں نا سر، ان کے پاس تو کوئی ایسا اختیار نہیں کہ NRO دے سکے. بھٹی صاحب یہ ویسے پرائم منسٹر صاحب کیسے NRO دے سکتے؟ رکیے گا مدد صاحب. نہیں NRO آپ دیں گے کس کو؟ نواز شریف ایون فیلڈ میں بیٹھا ہے، زرداری صاحب پرائیویٹ اسپتالوں میں بیٹھے ہیں، سارے گھر بیٹھے ہیں، بلاول صاحب باہر ہیں، مریم نواز صاحب شاہد خاقان آبادی صاحب، احسن اقبال صاحب. دو چیزیں ہیں جو ہاؤس آف شریف میں نہیں ہیں. ایک چیز، دوسری تابع دار تو بہت زیادہ ہیں. خیر 3 مرتبہ نواز شریف صاحب CSS کا امتحان دے کے تو وزیر اعظم نہیں بنے. ایماندار نہیں تھے، صادق اور امین نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. یہ نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب، تو اسی پہ وہ روز ٹانٹ کرتی ہیں اور روز کہتی ہیں ایماندار ہے بندہ، کیونکہ یہی کوالٹی خود میں نہیں ہے. ایماندار ہے بندہ، یعنی جو چیز مجھے ہوگی میں سب سے پہلے اس کو. اچھا وہ بھی باہر ہیں، شاہد خان عباسی باہر، راجہ پرویز اشرف صاحب باہر، فریال تالپور صاحبہ باہر، شرجیل میمن صاحب باہر، ڈاکٹر عاصم صاحب باہر، یوسف رضا گیلانی صاحب باہر. کون ہے ایفی ڈرین کیس، کتنا بڑا ترک خاتون اول کا ہار چوری کر کے لے گئے، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں بھی چھا گیا سیاست میں، آ گیا سیاست میں. اور اس کے بعد میں وہ ٹائم اپنا جو تھوڑا بہت ٹائم ہے زیدی صاحب کو دینا چاہتا ہوں، وہ جو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا. اچھا زیدی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ویسے الٹیمیٹلی 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا سر؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا چوہی صاحب. سر وہ ان سے وہ پرے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا جو نہیں. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ چاہے وہ 13 دسمبر کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے ہیں، اصل جو چیلنجز درپیش ہیں کہ اس ملک کا غریب آدمی جو ہے، غریب عورت جو ہے، وہ اگر DJ بٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو ہوا، عمار علی جان کو خامخواہ میں اٹھا کے جو ہے جیل میں بند کرنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، چاہے وہ PDM کے ہوں یا کسی اور جماعت کے ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو علاقہ غیر جس کو ہم کہتے تھے، وہاں پہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کسی گاؤں میں جہاں پہ TV کیمرہ نہیں ہے، جہاں پہ ایکسپریس نیوز کا بیورو نہیں ہے، جہاں پہ DSNG نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کیسے وقت ہو گیا. اور آج کیونکہ حقوق کا دن بھی ہے، تو آج کے دن ہی میرا خیال ہے ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر شخص کا ایک حق ہے اور اس کو وہ حق ضرور ملنا چاہیے اگر آپ اسے انسان سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.